जेफरी चौसर को व्यापक रूप से अंग्रेजी साहित्य का पिता माना जाता है। उनका जन्म 1930 के दशक के प्रारंभ में लंदन के हलचल भरे शहर में हुआ था। जिससे उन्हें समाज के विभिन्न वर्गों के साथ घुलने मिलने का मौका मिला। एक समृद्ध शराब व्यापारी थे और राजा के दरबार से उनके अच्छे संबंध थे। धनी परिवार से थी, जिससे जेफरी को एक सुरक्षित और आरामदायक बचपन मिला। लड़के के रूप में चौसर ने संभवतः सेंट पॉल कैथेड्रल के अलमनी स्कूल में शिक्षा प्राप्त की। वही में फ्रेंच और क्लासिक साहित्य का गहरा ज्ञान अर्जित किया, जो बाद में उनके लेखन में दिखाई दिया। एलिजाबेथ डी बर के घर में एक पेज के रूप में शामिल हुए। यह उनके लिए शाही दरबार के जीवन में प्रवेश करने का पहला महत्वपूर्ण कदम था। उन्हें शिष्टाचार, कूटनीति और दरबारी प्रेम की जटिलताओं को सीखने का अवसर दिया। 100 साल के युद्ध के दौरान चौसर ने फ्रांस पर राजा एडवर्ड तृतीय के आक्रमण में भाग लिया। वह प्रिंस लियोनेल के साथ रेटेल की घेराबंदी में लड़े, जहां उन्होंने युद्ध की कठोर वास्तविकता का अनुभव किया। उन्हें रेम्स की घेराबंदी के दौरान फ्रांसीसी सेना द्वारा पकड़ लिया गया और युद्ध बंदी बना लिया गया। राजा एडवर्ड तृतीय ने उनकी रिहाई के लिए 100 पाउंड की भारी फिरौती दी, जो उस समय एक बड़ी रकम थी। यह घटना दिखाती है कि राजा की नजर में चौसर का कितना महत्व था। उन्होंने शाही संदेशवाहक के रूप में कार्य करना शुरू किया और पूरे यूरोप की यात्रा की। ये सबके आसपास उन्होंने फिलिपा रोएट से शादी की। इस विवाह ने शाही परिवार के साथ उनके संबंधों को और भी मजबूत कर दिया। ऐसा स्वदेश किया था। चौसर के एक प्रमुख संरक्षक और मित्र बनने से जाते हैं। चौसर ने द बुक ऑफ डचेस लिखी। उनकी पहली प्रमुख कविता थी। यह कविता जॉन ऑफ द कोर्ट की पत्नी लेआन में लिखी गई थी। इस कविता ने चौसर को एक प्रतिभाशाली कवि के रूप में स्थापित किया। चौसर ने इटली की नई यात्राएं की, जो उनके साहित्यिक विकास के लिए महत्वपूर्ण थी। पेट्रार्क और बोकासियो के कार्यों से हुआ। इन इतालवी उस्तादों ने चौसर की शैली और विषय वस्तु पर गहरा प्रभाव डाला। उन्होंने सीखा कि स्थानीय भाषा में भी महान साहित्य रचा जा सकता है, न कि केवल लैटिन या फ्रेंच में। चौसर को लंदन के बंदरगाह के लिए सीमा शुल्क का नियंत्रक नियुक्त किया गया। यह एक बहुत ही जिम्मेदारी वाला काम था, जिसमें उन्हें खातों का बारीकी से निरीक्षण करना पड़ता था। इस दौरान वे एलगेट के ऊपर स्थित एक अपार्टमेंट में थे। अपने अली से
अपन भी कहने सबने सत्याग्रह गया उठे। उन्होंने रात में लिखने के लिए समय निकाला। इसी अवधि के दौरान उन्होंने द हाउस ऑफ फेम और द पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स जैसी रचनाएं लिखी। द पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स में उन्होंने सेंट वैलेंटाइन डे को प्रेम से जोड़ा। जी यह के दशक के मध्य में उन्होंने अपनी महान कृति ट्रोयलस और क्रिसिडे पूरी की। यह कविता ट्रॉय के युद्ध के दौरान एक दुखद प्रेम कहानी है और इसे उनकी सबसे पूर्ण कलात्मक उपलब्धि माना जाता है। नए समय 28 में तक थे। चौसर ने अंग्रेजी भाषा को साहित्यिक अभिव्यक्ति के लिए एक सक्षम माध्यम के रूप में स्थापित कर दिया था। यह नजी में उन्हें कैंट के लिए संसद का सदस्य चुना गया तो उनके राजनीतिक कदी को दर्शाता है। हालांकि राजनीतिक उथल पुथल के कारण उन्हें अपने सीमा शुल्क नियंत्रक के पद से हाथ धोना पड़ा। यह थी जीवन का एक कठिन दौर, लेकिन इसने उन्हें लेखन के लिए और अधिक समय दिया। इसी समय के आसपास उन्होंने अपनी सबसे प्रसिद्ध रचना द कैंटरबरी टेल्स पर काम करना शुरू किया। द कैंटरबरी टेल्स कहानियों का एक संग्रह है जो तीर्थयात्रियों के एक समूह द्वारा सुनाया जाता है। ये तीर्थयात्री लंदन के साउथवार्क में टैबर्ड इन से अपनी यात्रा शुरू करते हैं। वे कैंटरबरी कैथेड्रल में सेंट थॉमस बेकेट के मंदिर के दर्शन करने जा रहे हैं। चौसर की योजना थी कि प्रत्येक तीर्थयात्री को जाते समय 2 और लौटते समय 2 कहानियां सुनानी थी। यह विशाल परियोजना कभी पूरी नहीं हो सकी और केवल 13 कहानियां ही लिखी गई। इस कृति का जनरल प्रोलॉग अंग्रेजी साहित्य के सबसे प्रसिद्ध परिचय में से एक है। इसमें चौसर ने प्रत्येक तीर्थयात्री का सजीव और विस्तृत वर्णन किया है। पात्रों में समाज के हर वर्ग के लोग शामिल थे। शादी कर चुकी थी। सबसे यादगार पात्रों में से एक है। उसकी कहानी महिलाओं की संप्रभुता और इच्छाओं के बारे में बात करती है। नाइटी कहानी शिष्टता, प्रेम और युद्ध के शास्त्रीय विषयों पर आधारित है। मिलर की कहानी अश्लील और हास्यपूर्ण किस्सा है जो नाइट की गंभीर कहानी के बिल्कुल विपरीत है। चौसर ने इन कहानियों के माध्यम से मध्ययुगीन समाज का एक व्यंग्यात्मक चित्रण प्रस्तुत किया। उन्होंने चर्च के भ्रष्टाचार को उजागर किया, विशेष रूप से पार्टनर और समनर जैसे पात्रों के माध्यम से। हालांकि उन्होंने पार्सन जैसे पात्रों के माध्यम से सच्ची भक्ति की भी प्रशंसा की। द कैंटरबरी टेल्स की सबसे बड़ी विशेषता इसकी भाषा और छंद है। चौसर ने आइम्बिक पेंटास्मीटर का उपयोग किया, जो बाद में अंग्रेजी कविता का मानक बन गया। राजा रिचर्ड द्वितीय ने चौसर को क्लर्क ऑफ द किंग्स वर्क्स नियुक्त किया। इस भूमिका में वे टावर ऑफ लंदन और वेस्टमिंस्टर पैलेस जैसे शाही निवासों के रखरखाव के लिए जिम्मेदार थे। यह काम बहुत थकाऊ था और इसमें उन्हें कई बार डकैतों द्वारा लूटा भी गया। यह मॉन्ट्री स्टूडियो में उन्होंने यह पद छोड़ दिया और नॉर्थ पेथरटन के शाही जंगल के सब फॉरेस्टर बन गए। जीवन के अंतिम वर्षों में उनकी आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव आया। राजा रिचर्ड द्वितीय ने उन्हें वार्षिक पेंशन दी, जिसे बाद में राजा हेनरी चतुर्थ ने नवीनीकृत और बढ़ाया। उन्होंने वेस्टमिंस्टर एबे के पास एक घर पट्टे पर लिया। जेफरी चौसर का निधन हो गया। हालांकि उनकी मृत्यु का सटीक कारण अज्ञात है। उन्हें वेस्टमिंस्टर एबे में दफनाया गया, जो उस समय एक सामान्य बात नहीं थी। उन्हें इसलिए वहां दफनाया गया क्योंकि वे एबे के किराएदार थे, न कि उनकी कविता के कारण। हालांकि 1506 में उनकी कब्र को
एक भव्य मकबरे में स्थानांतरित कर दिया गया। इसने पोएट्स कॉर्नर की शुरुआत को चिन्हित किया। इस बाद में कई महान लेखकों को दफनाया गया। चौसर की विरासत अंग्रेजी भाषा के मानकीकरण में उनकी भूमिका में निहित है। उन्होंने लंदन की बोली को साहित्यिक दर्जा दिलाया, जो अंततः मानक अंग्रेजी बन गई। उनके कार्यों ने शेक्सपियर और स्पेंसर जैसे बाद के कवियों को बहुत प्रभावित किया। विडंबना और चरित्र चित्रण में महारत हासिल थी। उन्होंने दिखाया कि साहित्य मनोरंजक और शिक्षाप्रद दोनों हो सकता है। उनकी रचनाएं आज भी दुनिया भर के विश्वविद्यालयों और स्कूलों में पढ़ाई जाती है। चौसर ने महिलाओं के मनोविज्ञान को भी गहराई से समझा और चित्रित किया। क्रेसिडे का उनका चित्रण जटिल मानवीय भावनाओं की उनकी समझ का प्रमाण है। उन्होंने विज्ञान और खगोल विज्ञान में भी रुचि दिखाई और अपने बेटे के लिए ए ट्रीटिज ऑन द एस्ट्रोलैब लिखा। यह अंग्रेजी भाषा में सबसे पुराने वैज्ञानिक कार्यों में से एक है। चौसर का जीवन एक सैनिक के अखैसी सैनिक राजनयिक, दरबारी और कवि के रूप में विविध अनुभवों से भरा था। यही विविधता उनके लेखन में गहराई और वास्तविकता लाती है। उन्होंने कभी भी अपने पात्रों का न्याय नहीं किया, बल्कि उन्हें वैसे ही पेश किया जैसे वे थे। उनकी मानवतावाद की भावना पुनर्जागरण के आगमन का संकेत देती है। आज यह बनाई शैली है ऐसी जेफरी चौसर की आवाज उनके शब्दों के माध्यम से गूंजती है। वे वास्तव में अंग्रेजी कविता के जनक और एक महान कथाकार थे। उनका प्रभाव अंग्रेजी साहित्य के हर दौर में महसूस किया जा सकता है। चौसर ने हमें सिखाया कि हर व्यक्ति के पास कहने के लिए एक कहानी होती है। उनकी यात्रा लंदन की सड़कों से शुरू होकर साहित्य के अमरत्व तक पहुंची। जेफरी चौसर का नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। उनकी कहानियां हमें याद दिलाती है कि मानवीय स्वभाव सदियों से नहीं बदला है। चौसर की दुनिया में सभी एक ही मंच साझा करते हैं। उनका लेखन हास्य और गंभीरता का एक अनूठा मिश्रण है। उन्होंने अंग्रेजी भाषा को एक नई गरिमा और लचीलापन प्रदान किया। अंग्रेजी भाषा बोली और पढ़ी जाएगी, किया जाएगा।